हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एचएसएन कोड क्या होता है, से कोड क्या होता है, उसके बारे में एक एक करके डिटेल में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा एचएसएन कोड होता है वो होता क्या है और क्यों हमको इसमें पढ़ना जरूरी है और कहां कहां पे मेंशन किया जाता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, जब से हमारे यहाँ या अदर कंट्री में जीएसटी लागू हुआ है, क्या लागू हुआ है? जीएसटी। तो बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या पढ़ाया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाया था। इतना क्लियर है ना? वस्तु सेवा कर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने गुड्स हैं उसके लिए एचएसएन कोड दिया है। क्या दिया है? एचएसएन कोड दिया है। और जितने हमारे सर्विसेज हैं जीएसटी के अंडर में जो भी हैं उसके लिए से कोड दिया गया। क्या दिया गया है? से कोड दिया गया है। अब मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। और इन सबका लगभग 5000 ग्रुप बनाए गए हैं। कितने? 5000 ग्रुप बनाए गए। अब यह होता क्या है? तो देखो, इस मार्केट में हजारों गुड्स और हजारों सर्विसेज, लेकिन जो कंट्री जीएसटी के अंडर में काम कर रहा है तो उन गुड्स को, उस सर्विस को क्लासिफाई किया गया, अलग अलग कोड से वर्गीकृत किया गया, वर्गीकरण किया गया। मतलब कि किस गुड्स का कोड क्या है और किस सर्विस का कोड क्या है। तो इसको जो मैनेज करता है वो डब्ल्यूसीओ करता है। कौन करता है? डब्ल्यूसीओ, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं जी? तो मतलब ये क्या होता है, जैसे हम लोग का होता है हेल्थ वाला ना WHO, वैसे जीएसटी में जो गुड्स और सर्विस को जो दो कैटेगरी में बांटा है और जो देख रेख इसका करता है और जिसने लॉन्च किया था उस संस्था को बोला गया है WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है? तो इसको इन्होंने क्या किया है, गुड्स को और सर्विस को 5000 कोड में डिवाइड कर दिया। बोला हमारे यहाँ वर्ल्ड में जितने इंटरनेशनल कोड है, केवल भारत में नहीं, इंटरनेशनल कोड है। तो जितने गुड्स हैं और जितने सर्विस हैं उसको 5000 ग्रुप में बांट दिया गया। बोलो इस 5000 ग्रुप में सारे गुड्स और सर्विसेस आते हैं। अब उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा होता है कि उस कोड से, जैसे मान लो दिया है 82 और 14, तो किसी न किसी गुड्स का एक कोड है। क्या जी? किसी न किसी गुड्स का कोड है, किसी न किसी सर्विस का कोड है। तो जिसे यह आइडेंटिफाई किया जा सके वह कौन सा गुड्स है और कौन सा सर्विस, इसका ग्रुप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कीबोर्ड तो बहुत सारी कंपनियों का आते हैं, डेल के भी आते हैं, टीवीएस के भी आते हैं, लेनोवो के भी आते हैं, एसर का भी आता है। कुछ समझे? तो आप बताइए, ये जो हमारे ये कीबोर्ड सब है ना जी, तो कीबोर्ड का देखो जो एक कोड दिया गया होगा वो दिया होगा 8471। अब इस कोड में जितने कीबोर्ड आएंगे ना, चाहे किसी भी कंपनी के होंगे, एक उसका कोड है क्या? 8471। तो जहां पे अगर लिख गया 8471 तो तुरंत बता देगा कौन सा ब्रांड है, आइटम क्या है, कीबोर्ड है। कुछ समझे? इस नहीं, एक ग्रुप का एक आता है, मतलब एक ग्रुप वाले। जैसे मान लो टीवी हो गया तो टेलीविजन का एक ग्रुप आ जाएगा बस। हाँ, चाहे कितना ब्रांड, उससे मतलब नहीं है। तो या तो लाखों है तो लाखों क्वांटिटी बनाना पड़ेगा कोड। 5000 में सब कुछ सम्मिलित किया गया है। तो समझ जाओ लाखों आइटम्स हैं, ठीक है, सर्विसेज बहुत सारे हैं, तो उतना कोड बनाते रहे थक जाएंगे लोग, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक नेचर वाले को एक ग्रुपिंग कर दिया गया। तो कीबोर्ड वाले का अलग, प्रोजेक्टर वाले का अलग, फैन वाले का अलग, तो जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसके लिए क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग तो याद रहेगा नहीं, बस हमको इतना पढ़ना है कि जो गुड्स पे लागू होता है वो एचएसएन कोड लागू होता है।
आज जो सर्विस पे लागू होता है वह से कोड लागू होता है। और आपको याद नहीं करना, उस बिल पे आपको मिलेगा, जिससे माल खरीदोगे ना उस पे लिखा रहेगा क्या HSN कोड है, आपको अपने कंप्यूटर में चढ़ाना होगा। बस इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि जब कोई गुड्स खरीदेंगे तो वहां पे HSN कोड लागू होता है, और जब कोई सर्विस खरीदते बेचते हैं तो वहां पे से कोड लागू होता है। और HSN कोड का मतलब क्या होता है? हार्मोनाइज्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम। और से कोड का क्या मतलब होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो कोई पूछ दे कि गुड्स पे कौन सा कोड लागू होता है, बताना HSN कोड। कोई पूछे सर्विस पे क्या लागू होता है, बोलना से कोड। ये क्यों बनाया गया है कि जीएसटी के अंडर में जो भी कंट्री काम कर रहे हैं तो WCO ने एक क्या किया है, एक ग्रुप बनाया है 5000 का, कि जितने गुड्स होंगे, जितने सर्विसेज होंगे उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो गुड्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही लगभग HSN कोड को भी अलग अलग टर्नओवर के आधार पे बांटा गया। ठीक है, कि बोला गया है कि 2 डिजिट 2 अंक का HSN कोड उसको मिलेगा जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, समझे। और 4 डिजिट HSN कोड उसको मिलेगा जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। और 8 डिजिट HSN कोड उसको मिलेगा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता है, ऐसा व्यापारी, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल मंगवाता और भेजता है, समझे। तो यही मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है, और यही यहाँ पे नोट्स में लिखा है, लेकिन आप लोग पढ़ते रह जाते हो, उतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको अपने शब्दों में उसको क्या ट्रांसलेट करके आपको समझाया और लिखवाया है। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चलिए ध्यान देना। देखो नीचे आओगे, दिख रहा है ना यहाँ पे HSN कोड इन GST, बोलो। देखो बताया जा रहा है कि each invoice will have to mention HSN code for each item sold और save code of each service provide। मतलब जितने आइटम रहेंगे उस पे क्या लागू होता है, HSN कोड, और जितने सर्विसेज रहेंगे उस पे क्या लागू होता है, सेव कोड। दिख रहा है ना। HSN कोड का मतलब क्या बताया जा रहा है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर इज मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। क्या बाबू है? ठीक है, हमने लग रहा है तुमको उल्टा लिखवा दिया क्या, HSN ये लिखवाया ना जी, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर ये लिखवाया ना जी। चलिए ठीक, तो यह हमारा क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है किसके थ्रू, देखो कहा जा रहा है ना, मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, WCO। तो मैंने हिंदी में उसी को लिखवाया है, ठीक है, कि HSN कोड, ठीक है, वह ज्यादातर वस्तुओं पे लागू होता है, ठीक है, और यह ठीक है 1988 में ठीक है WCO द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद से देखो बताया जा रहा है इन इंडिया HSN कोड इन द करेंटली ठीक है यूज अंडर एक्साइज कस्टम एंड स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स लॉ एंड द इट नाउ आल्सो, ठीक है, पर्पज टू बी यूज अंडर गुड्स और सर्विसेज टैक्स। मतलब जीएसटी के अंदर जो भी आ रहा है ना सबको क्लासिफाई किया गया, देखो बताया जा रहा है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स। ठीक है, और बताया जा रहा है इट इंक्लूड अराउंड 5000 कम्युनिटी ग्रुप, और इसके कितने ग्रुप बनाए गए हैं, 5000 ग्रुप बनाए गए। ठीक है, और इसी के अंदर में सारे के सारे क्या है हमारे, बोलो जी, कोड दिए गए हैं। तो ये एक एक करके आपको बताया गया, और लगभग 150 से ज्यादा कंट्री अभी इसका इस्तेमाल करती है। तो यही मैंने आपको लिखवाया इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ HSN कोड नीचे कि 2 डिजिट, तो देखो लिखा है ना, द टैक्स पेयर विद टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़। फाइनेंशियल हो तो क्या बनेगा, 2 डिजिट, और 4 के लिए क्या है 5, मोर देन 5 करोड़। हाँ 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ बोले, ठीक है, और 8 डिजिट जो दिखा है हमने बोला है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा। हाँ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा। क्लियर बाबू? तो यह बताया जा रहा है, लेकिन कुछ और देखो इंपोर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं कि देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि
नीचे ये देखो, कर स्मार्ट डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड इन देयर इनवाइसेस। मतलब जो कंपोजिशन डीलर है उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं कि आप HSN कोड मेंशन ही कीजिए, समझे? क्योंकि देखो, अरे कंपोजिशन में 1.5 करोड़ से कम ही ना आएगा, उसमें लिखा गया 2GD कितना 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़, इसलिए कोई जरूरी नहीं है मेंशन करेगा वो। और देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि HSN कोड विल बी मेंशन इन द इनवॉइस एंड द मेंशन इन द GST टैक्स रिटर्न डिटेल व्हिच विल बी द अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल। मतलब आप बताओ HSN कोड हम मेंशन क्यों करते हैं? HSN कोड इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि सारा रिटर्न जब भरते हैं GST का तो पोर्टल पे भरते हैं, और जब तक जिस आइटम का HSN कोड नहीं देंगे ना तब तक वो पोर्टल पे शो होगा ही नहीं, एरर दिखाई देगा। इसलिए बताया जा रहा है कि HSN कोड विल बी द मेंशन इन इनवॉइस एंड द मेंशन इन द GST टैक्स रिटर्न डिटेल। मतलब जब क्या करते हैं, रिटर्न जब भरते हैं और जब डिटेल शो कराते हैं किस पे, विच विल बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल पे, ठीक है? तो इसी के लिए मेंशन करते हैं। अगर नहीं करना होता तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे HSN कोड डालेंगे तो बता देगा किस नेचर से बिलोंग करता है। ऑनलाइन, ठीक है, हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन जैसे HSN कोड अपलोड होगा बता देगा कौन सा ग्रुप है इसका और कितना % GST है इस पे। इसलिए इसको मेंशन करते हैं, क्योंकि सारा रिपोर्ट हमको GST रिटर्न भरते समय क्या करना होता है, पोर्टल पे ऑनलाइन देना होता है, इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना? फिर से देखो बताया जा रहा है कि स्मॉल बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी द रिक्वायर्ड मेंशन HSN कोड इन देयर द इनवॉइसेस। वही फिर से पॉइंट लिखा गया है, ठीक है ना? तो आप लोग को ध्यान देना होगा, ये HSN कोड क्या करना होगा, आपको याद नहीं करना है, वह बिल पे आएंगे और आपको क्या करना होगा, बस उसको मेंशन करना होता है, रटना नहीं होता है। बस इतना समझिए, गुड्स पे लगता है HSN कोड और सर्विस पे लगता है SIC कोड, इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलिए और ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इनपुट के क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है, पढ़ाया था ITC के बारे में, ठीक है? तो चलो देखो इसमें क्या लिखा है थोड़ा और अच्छे समझे, लेकिन हम तो थ्योरी में पढ़ा चुके हैं एक ही दिन। देखो बताया जा रहा है ITC का सीमलेस फ्लो GST का बेसिक फीचर्स है, जिसके अंदर ITC का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है, क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची ITC करेंट मंथ की ITC को पहले ऐड किया जाता है और फिर उसे करेंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अगर ITC टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को उस मंथ में कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है और शेष बची ITC अगले मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है, ठीक है? और अगर ITC पर ज्यादा होता है तो टैक्स जमा करना होता है। अब समझो, अगर कोई पूछता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म में क्या होता है, तो याद करो हमने पढ़ाया था कि सप्लायर से जो कुछ परचेज करते हैं और जो टैक्स अमाउंट हम पे करते हैं वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, ITC कहलाता है। क्लियर है? तो ये बोला गया है कि यह फ्लो कहां से, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर जाता है, ठीक है ना? मतलब रियल में देता कौन है इसको, टैक्स को पे करता है कौन है, कंज्यूमर ही पे करता है ना। और बताया जा रहा है, और बताया क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची ITC करेंट मंथ की ITC को पहले ऐड किया जाता है और फिर उसे करेंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट किया जाता है। इसको समझने की कोशिश करना। मान लो हम 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक, समझने की कोशिश करना, हम टोटल टैक्स दिए तो 100 रुपए, समझे? लेकिन उस पूरे महीने में टोटल टैक्स लिए तो 80 रुपए। कितना लिया था? 80 रुपया। बताओ उस महीने में टैक्स देना होगा क्या? नहीं। एडजस्ट करें तो कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। तो फिर से अगले महीने में क्या सेल करेंगे कि नहीं करेंगे, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो कुछ ITC बढ़ेगा, कुछ टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाएगा। तो सपोज मान लो अगले महीने में कब, अब 1 मई से लेके और 30 मई तक हमने पूरा क्या किया, खरीदा। तो खरीदते समय फिर से 100 रुपए हमने दे दिया। तो आप बताइए अगले महीने में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? 100 रुपए ही, अब 20 रुपए ही, तो ITC हमारा कितना दिखेगा? 120 रुपए। और सपोज उस महीने में टोटल में ले लिए 200 रुपए, तो बताओ उस महीने में देना होगा लेना होगा? देना होगा। कितना रुपया देना होगा? 80 रुपए। एडजस्ट करता है ना। यही बताया जाता है कि हर महीने वो बैलेंस क्या होता है, एडजस्ट होता है। जब बचा रहा है तब ना, अगर नहीं बचा रहा तो मान लो 100 रुपए लिया है, 200 दिया है, तो इसे हमें ही देना पड़ेगा हमको। जब बचा रहेगा मेरा ITC तब अगले महीने में एडजस्ट करेंगे,
और नहीं बचा रहेगा तो एडजस्ट नहीं करेंगे। तो अगर कोई पूछता है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है तो बताना आईटीसी के बारे में पूछ रहा है, और अच्छे से समझा देना क्या क्या मतलब है, कैसे होता है, ठीक है। और ये लोकल इंटरस्टेट पढ़ाया था मैंने आपको, लोकल इंटरस्टेट पढ़ाया था ना, इंटरस्टेट इंट्रा स्टेट। देखो यही बताया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप, तो कैसे सेटअप होता है तो मैंने आपको जब पढ़ाऊंगा, जब आप लोग को टैली में, तभी बता सकता हूं। लेकिन देखो क्या लिखा है, सुन लो थोड़ा। देखो यहाँ पे बताया गया है कि सभी लोकल मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का प्रभाव किस पे पड़ता है, सीजीएसटी और ईजीएसटी पे पड़ता है। और सभी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का प्रभाव किस पे पड़ता है, आईजीएसटी पे। पढ़ाया था हमने, ठीक है। और एक रजिस्ट्रेशन डीलर की टैक्स लायबिलिटी निम्नलिखित क्रम में सेटअप किया जाता है। तो ये हमने पढ़ाया था आपको कि मतलब किसको किसको आपको देना होगा। करंट इनपुट टैक्स क्रेडिट और करंट सेटअप द अगेंस्ट लायबिलिटी, मतलब किनसे हमको आईटीसी प्राप्त हो रहा है और उसको किसको पैसा हमको देना होगा। तो देखो करंट इनपुट टैक्स क्रेडिट तो सेंट्रल टैक्स भी प्राप्त होता है, स्टेट टैक्स भी प्राप्त होता है, और इंटीग्रेटेड टैक्स भी प्राप्त होता है, और यूनियन टेरिटरी से भी प्राप्त होता है। और ये पैसा हमको लायबिलिटीज के रूप में इनको देना होता है। किनको किनको, सीजीएसटी आईजीएसटी इन द ऑर्डर, किसके थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये पैसा जो होता है सीजीएसटी आईजीएसटी किसके खाते में जाता है, सेंट्रल। तो लायबल किसके लिए हम, मतलब सीजीएसटी वाला पैसा एजीएसटी वाला पैसा किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर से बताया जा रहा है कि स्टेट टैक्स तो यस जीएसटी एंड आईजीएसटी इन द ऑर्डर, ठीक है। तो कहा जाता है स्टेट। और फिर से इंटीग्रेटेड तो आईजीएसटी सीजीएसटी और ईएसजीएसटी इन द ऑर्डर, इंटीग्रेटेड आता है हर जगह, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी तो पता है आपको, ठीक है, जहां पे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो वहां पे सेटअप होते तो अपने आप आ जाता, हम लोग सेटअप करना नहीं होता। बताया जा रहा है कि किससे किससे आईटीसी प्राप्त होगा और किसको किसको हम लोग देते हैं और किसके थ्रू यह ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे तो देखो ये बताया गया रिटर्न क्या होता है और रिटर्न के कितने फाइल होते हैं। इस सब फाइल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं चौथा लेसन, ठीक है, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तभी आप अकाउंटिंग बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तभी तो जितना मैं पढ़ाऊंगा एक बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है। कल से हमारा हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। कौन, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हो, रिटर्न वाला हम कह रहे हैं ना। कंप्यूटर जब कंप्यूटर पे काम करना सिखाएंगे तब समझाएंगे। वो इस समय कितना समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, सब ऑनलाइन प्रोसेस है। क्या बताए थे, सब नहीं जा रहे थे बनाने के लिए, वो थ्योरी समझ में नहीं आएगा, वो आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा दिखा, ठीक है। तो अगले क्लासेस हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा लेसन कंप्यूटर पे काम कर।